नमस्कार। इस बहुत ही खास कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा इस खास कार्यक्रम को लेकर, और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी निखिल। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद असीम, और नमस्कार दर्शकों। बीते सालों में भारत और यूएई के द्विपक्षीय संबंधों को नई गति मिली है और हर क्षेत्र में दोनों देशों ने एक दूसरे से संबंध बढ़ाए हैं। समय के साथ यूएई के साथ भारत का संबंध सबसे प्रमुख द्विपक्षीय संबंधों में से एक के तौर पर उभरा है और यह हर क्षेत्र में रहा है। यूएई न केवल रणनीतिक साझेदार के रूप में कार्य करता है, बल्कि खाड़ी क्षेत्र में भारत के संबंधों में भी एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बिल्कुल, और खाड़ी क्षेत्रों के साथ साथ और भी तमाम क्षेत्र हैं जिसमें कि दोनों देशों के संबंध काफी महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि लगातार भारत और यूएई के बीच जो नजदीकियां हैं वो काफी बढ़ी हैं। 2017 में गणतंत्र दिवस के मौके पर मोदी सरकार ने यूएई के शीर्ष नेता को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया था। पिछले साल ही भारत ने G20 की अध्यक्षता के दौरान यूएई को विशेष आमंत्रित सदस्य के तौर पर भी भारत बुलाया था, और हाल ही में यूएई भारत के सक्रिय समर्थन से ब्रिक्स के सदस्य के तौर पर भी शामिल हुआ है। और भारत और यूएई के बीच अगर बात करें तो 1970 से ही व्यापारिक रिश्ते हैं, लेकिन अप्रैल 2022 में दोनों देशों के बीच वृहद आर्थिक साझेदारी समझौता यानी कि सेपा हुआ था, और इससे 2022-23 में दोनों देशों के बीच जो व्यापार है वो 85 अरब डॉलर तक पहुंच गया था। जी, निश्चित तौर पर 85 अरब डॉलर तक पहुंच गया, और अमेरिका और चीन के बाद यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, और अमेरिका के बाद भारत सबसे ज्यादा निर्यात यूएई से करता है। और 2022-23 में भारत में 3.5 अरब डॉलर के निवेश के साथ यूएई चौथा सबसे बड़ा देश रहा। और आपने जिन संबंधों की बात कही, कल जो प्रधानमंत्री का संभाषण था उससे साफ तौर पर जो भारत और यूएई के बीच में विशेष संबंध है वो उसका पता चलता था। भारत और यूएई के बीच रक्षा क्षेत्र में संबंध मजबूत हो रहे हैं, और इस साल भारत और यूएई के बीच पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन राजस्थान में आयोजित हुआ था, आपको याद होगा असीम। बिल्कुल, और ये रक्षा संबंध, आर्थिक संबंध, और हाल ही में अगर आर्थिक संबंधों की बात की जाए तो अमीराती जो रक्षा कंपनी है EDGE और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL के बीच एक समझौते पर भी हस्ताक्षर हुए हैं, और इसके तहत मिसाइल रक्षा प्रणालियों को भी विकसित किया जाएगा। और यूएई ने भारत के हथियारों में भी काफी दिलचस्पी दिखाई। बिल्कुल, तो जो आप स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात करते हैं, जो रणनीतिक पार्टनरशिप की बात करते हैं, सामरिक पार्टनरशिप की बात करते हैं, वो भी यूएई के साथ में रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से दोनों देशों के संबंध लगातार मजबूत होते जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो यूएई का 2 दिन का दौरा है वो बेहद महत्वपूर्ण है, और 2 दिवसीय यात्रा के दूसरे दिन की शुरुआत दुबई में संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम के साथ द्विपक्षीय बैठक के साथ होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इनके साथ द्विपक्षीय बैठक होगी। बैठक में दोनों देशों के बीच पहले से ही मजबूत साझेदारी को और मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। बैठक के बाद पीएम मोदी भारत मार्ट का शुभारंभ करेंगे। इस नए बाजार का उद्देश्य भारतीय उत्पादों को विश्व स्तर पर प्रदर्शित करना और दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को और मजबूत करना है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी मेडागास्कर के राष्ट्रपति जो हैं एनरी राजोएलिना के साथ भी द्विपक्षीय बैठक करेंगे अब से कुछ ही देर के बाद। और इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में विश्व नेताओं की सभा को भी संबोधित करेंगे। वो अबू धाबी में बोचासन वासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था यानी कि BAPS मंदिर का भी अब से कुछ ही देर के बाद उद्घाटन करने वाले हैं। निश्चित तौर पर तो ये BAPS का जो हिंदू मंदिर है ये भी बेहद भव्य है और बेहद महत्वपूर्ण है।
इसमें हमारे सहयोगी कल बता भी रहे थे निखिल किस तरह से इसमें 7 शिखर बनाए गए इस मंदिर में, और अब से कुछ ही देर के बाद जब प्रधानमंत्री इसको लोकार्पित करेंगे, इसका उद्घाटन करेंगे, तो उन तस्वीरों को हम देखेंगे किस तरह से भारतीय संस्कृति, भारतीय आध्यात्मिक जो एक एसेट और वास्तुकला का बेजोड़ अद्भुत नमूना है ये मंदिर। निश्चित तौर पर तो ये मंदिर, इस विषय में हम आपको तो दिखाएंगे ही, बताएंगे ही विस्तार से। उसके साथ ही साथ हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, चर्चा को हम उसको आगे बढ़ाएं। उससे पहले देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूएई दौरे के पहले दिन की झलकियां, जो प्रधानमंत्री ने खुद अपने सोशल मीडिया मंच एक्स पर साझा की है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुझे हमेशा लगा है कि जब मैं आपके पास आया हूं, आप लोगों के बीच आया हूं, कि जैसे मैं अपने ही घर में आया हूं, अपने ही परिवार के ही सदस्यों के साथ मिलने आया हूं। भारत और यूएई के बीच में हर क्षेत्र में एक सांझी भागीदारी हो रही है। हम यूपीआई मेरा और हमारा जीवन कार्ड, इन दोनों का एक प्रकार से एक नया युग शुरू हो रहा है फिनटेक का। सदी के इस तीसरे दशक में भारत और यूएई का रिश्ता एक अभूतपूर्व ऊंचाई पर पहुंच रहा है। हम एक दूसरे की प्रोग्रेस में पार्टनर हैं। हमारा रिश्ता टैलेंट का है, इनोवेशन का है, कल्चर का है। भारत और यूएई वक्त की कलम से दुनिया की किताब पर एक बेहतर भाग्य का हिसाब लिख रहे हैं। भारत और यूएई की दोस्ती हमारी साझा दौलत है। हकीकत में हम अच्छे भविष्य की बेहतरीन शुरुआत कर रहे हैं। और यूएई यात्रा के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ सहयोग और साझेदारी बढ़ाने के मकसद से विभिन्न विषयों पर सार्थक चर्चा की। दोनों देशों के बीच सहयोग की नींव को और भी मजबूत करने के लिए कई समझौतों और समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया गया। हमने देखा भी कल तस्वीरों में। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने आज इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारत मध्य पूर्व आर्थिक गलियारा समझौता सहयोग को आगे बढ़ाएगा। ये समझौता लॉजिस्टिक्स प्लेटफॉर्म पर सहयोग से संबंधित विशेष कॉरिडोर के मकसद को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कदम है। Agreement on intergovernmental framework concerning cooperation on the India-Middle East Economic Corridor. Areas under this particular agreement which are covered are one, relating to cooperation on logistics platforms, which is a crucial element of furthering the objectives of this particular corridor. Two, provision of supply chain services. Now, supply chain services not just limited to one or two things, but to cover all types of general cargo, bulk containers and liquid bulk. साथ ही साथ विनय मोहन क्वात्रा ने कहा कि भारत और यूएई के बीच ऊर्जा क्षेत्र यानी कि एनर्जी सेक्टर पर हुए समझौते से दोनों देशों के बीच संबंध और भी मजबूत होंगे। MOU on cooperation in the field of electricity connection and trade. The objective of this particular MOU is to focus on strengthening our partnership in two crucial domains. One, relating to energy security, and two, relating to energy trade. Clean energy trade is an important segment of this MOU.
This would focus naturally on green hydrogen and also on energy storage. तो 10 महत्वपूर्ण समझौतों पर जो बेहद महत्वपूर्ण रहे दोनों देशों के बीच में उन पर दस्तखत हुए हैं और MOU जो है वो साइन हुआ है। फिलहाल इस पूरे विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ अशोक सज्जनहार जो कि पूर्व राजनयिक है वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एम्बेसडर सज्जनहार, बहुत स्वागत है आपका। और कबीर तनेजा जो कि फेलो ORF है वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कबीर साहब, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एम्बेसडर सज्जनहार, अगर आपके साथ इस बात की शुरुआत करना चाहें और समझना चाहें, जब बिजनेस की बात करते हैं दोनों देशों के बीच में, क्योंकि शायद जो वही एक ऐसी चीज़ है जो बाइंडिंग फोर्स जो है, जिसको कहते हैं कि वो सबसे बड़ा जो है वो दोनों देशों के बीच में बिजनेस होता है। जो 10 समझौते हुए, किस तरह से इसको देखते हैं, किस तरह से इस पूरे माहौल को बढ़ते हुए भारत और UAE को देख रहे हैं आज के समय में? जी, बहुत धन्यवाद। आपने बिल्कुल ठीक कहा। जो बिजनेस और निवेश, व्यापार और निवेश बहुत ही अहम मुद्दे होते हैं किसी दो देशों के बीच में। और हम ये जानते हैं, जो अगर राजनीतिक तरीके से देखा जाए, पॉलिटिकल लेवल पर देखे जाएं, तो भारत और UAE के जो संबंध हैं बहुत प्राचीन हैं, बहुत पुरातन हैं, सिविलाइजेशनल हैं, कल्चरल हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। परंतु उसको जो थोड़ा स्केलेटन के ऊपर, जिसे कहा जाता है, फ्लैश दिया जाए, उसको थोड़ा और ऊर्जा दी जाए, तो वो व्यापार ही कर सकता है। अगर हम व्यापार की स्थिति देखें दोनों देशों के बीच में, तो जैसे आपने बताया, जो अभी $85 बिलियन हमारा दोनों देशों का आयात निर्यात है, और इसमें ये तीसरे नंबर पर आता है UAE। सबसे पहले अमेरिका है, अमेरिका के साथ हमारा पॉजिटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड है। उसके बाद चीन है, चीन के साथ हमारा बहुत ही नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड है जी। मतलब टू वे ट्रेड तो बहुत ज्यादा है, परंतु उसमें करीब $15 बिलियन हम एक्सपोर्ट करते हैं और $85 बिलियन करीब चीन हमको एक्सपोर्ट करता है। तो बहुत ही इसमें इम्बैलेंस है। अगर हम तीसरे नंबर पर आए $85 बिलियन में, तो इसमें करीब हम $30-35 बिलियन हम एक्सपोर्ट करते हैं UAE को। तो इसका मतलब है ये हालांकि हमारा नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड है, परंतु फिर भी काफी हद तक इसमें बैलेंस हो रहा है। दूसरी बात इसको समझने की जो बहुत जरूरी है, वो ये कि UAE हमारे लिए, भारत के लिए दूसरा सबसे बड़ा जहां हम निर्यात करते हैं वो जगह है इसका देश में। दूसरा सबसे ज्यादा तो हमारा निर्यात होता है अमेरिका में, और दूसरे नंबर पर आता है UAE। हालांकि चीन दूसरे नंबर पर हमारा ट्रेडिंग पार्टनर है, परंतु वहां पर जैसे मैंने बताया हमारा एक्सपोर्ट बहुत ही कम होता है। दूसरा, अगर हम निवेश के बारे में भी बात करें, तो निवेश भी बहुत अधिक दोनों देशों का है। पिछले कुछ साल में तो ये चौथे नंबर पर आ गया था, और अभी टोटल अगर हम देखें तो करीब 7वें नंबर पर UAE है जिसने भारत में निवेश किया है। और शुरुआत में भी कुछ साल पहले UAE ने कहा था जो वो $75 बिलियन भारत में इन्वेस्ट करेगा, भारत में निवेश करेगा, यहाँ की हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। और वो हम जानते हैं हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है, क्योंकि अगर हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करना है, ईज ऑफ लिविंग करना है, अगर हमने अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रोड्स हो, रेलवेज हो, पोर्ट्स हो, या फिर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एजुकेशन, हेल्थ, एनर्जी वगैरह, तो इस सब में भी बहुत ही इसकी आवश्यकता है। तो हर क्षेत्र में हम दोनों देशों का बहुत ही अच्छा तालमेल है। और ये जो हमने अग्रीमेंट साइन की हैं, और इसमें मैं एक अग्रीमेंट के बारे में कहना चाहूंगा, अगर आप मुझे इजाजत दें, एक आखिरी शब्दों में, और वो है IMEC, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। देखिए, जब से 7 अक्टूबर से ये इजराइल और हमास का युद्ध शुरू हुआ था, तो बहुत सारे पूरी दुनिया के ज्ञानी पंडित ये कह रहे थे जो ये IMEC है और I2U2 है, ये तो एकदम खत्म हो गए हैं, क्योंकि इजराइल ने अपने को एकदम अलग थलग कर लिया है। परंतु ये बहुत ही संतोष की बात है जो कल IMEC के ऊपर बहुत अच्छी चर्चा हुई, और इसके ऊपर भी बड़ा अच्छा उन्होंने, दोनों नेताओं ने, दोनों देशों ने इसके ऊपर भी संधि की है, जिससे कि
आईएमएफ को भी आगे ले जाया जाएगा। बिल्कुल, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक शुरुआत, और हम जानते हैं अशोक सर कि ये भारत का ही एक आइडिया था किस तरह से ये आईएमएफ की शुरुआत किया जाए। हम जानते हैं G20 के दौरान इस तरह की बातें हुई थी और उस दिशा में इस विजिट के बाद से उसमें और भी गति हमें देखने को मिल रही है। कबीर जी, हम आपको भी चर्चा में लाएंगे, और जिस बात का जिक्र अशोक सज्जनहार कर रहे हैं कि जो भारत और यूएई के बीच जो द्विपक्षीय व्यापार बढ़ा है, उसमें आपका टेक कि जिस तरह से 2022 में भारत और यूएई के बीच जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, और ये यूएई भारत के साथ करने वाला सेपा एग्रीमेंट, वो पहला देश था भारत जिसके साथ यूएई ने इस तरह का समझौता किया। और हमारे पास जो आंकड़े हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि इस व्यापार समझौते के होने के बाद से दोनों देशों के व्यापार में लगभग 15% से ज्यादा की वृद्धि दर्ज की गई। तो ऐसे में सेपा एग्रीमेंट यूएई का भारत के साथ करना कैसे देखते हैं दोनों देशों के व्यापारिक और आर्थिक संबंधों के लिहाज से? देखिए, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। जैसे एम्बेसडर सज्जनार सर ने कहा कि काफ़ी गति मिली है इंडिया और यूएई के रिलेशनशिप में पिछले 10 सालों में। ये प्रधानमंत्री का 6वां या 7वां विजिट है। लेकिन जब आप सीपा की बात कर रहे हैं, सीपा जैसे एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, हमें एक चीज़ ये भी याद रखनी चाहिए कि जो ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं, हमने देखा है हिस्टोरिकली बड़े मुश्किल एग्रीमेंट्स होते हैं, उनको बहुत समय लगता है। आप इंडिया यूके को देख लीजिए, अभी तक अटका हुआ है। और काफ़ी अलग देशों के साथ भी, यूरोपियन यूनियन और काफ़ी अलग देशों के साथ भी हम काफ़ी सालों तक ये बात चलता है। लेकिन जो यूएई और इंडिया के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था, वो 80 to 90 डेज में नेगोशिएट होकर साइन हो गया था। तो एक ये आपको ये भी दिखाता है कि ये सिर्फ जो अर्थशास्त्र की बात है या इकोनॉमी की बात है जो इंडिया यूएई के बीच में कर रहे हैं, ये सिर्फ बात नहीं है, काफी तेज और गति से काम हो रहा है। और इसका अंडरपिनिंग ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी और जो लीडरशिप ऑफ द यूएई है, उनका जो पर्सनल कनेक्शन है, उससे जितना पुश मिला है कि ये गति पकड़ी जाए ट्रेड की इन दोनों के देश में, उसका हम अब फल देख रहे हैं। और मैं एक और चीज जल्दी से कहना चाहूंगा कि मतलब जो इंडिया और यूएई एक अपने अपने स्थल पे भी काफी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स एंड डोमेस्टिक पॉलिसी को लेके, काफी इकोनॉमिक पॉलिसी को लेके काफी सहमत हैं। अगर यूएई, जैसे आप देखें, पूरे अरब वर्ल्ड में पोस्ट ऑयल इकोनॉमी की बात चल रही है, ये बात चल रही है कि ऑयल के बाद उनकी इकोनॉमी को सबसे ज्यादा पुश किससे मिलेगा? मैन्युफैक्चरिंग से मिलेगा या सर्विसेज से मिलेगा? और जो उनके जो सॉवरेन फंड्स हैं, वो ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहते हैं आज जहां पे रिटर्न्स भी अच्छे मिले। बहुत कम देश हैं दुनिया में ऐसे जो 7 to 7.5% की गति पे ग्रो कर रहे हैं और अगले 10, 15, 20 साल भी करने की अपेक्षा रखते हैं। उसमें से भारत सबसे ऊपर है। तो यूएई को के लिए भी भारत की ग्रोथ और भारत की ग्रोथ स्टोरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब उनकी अपनी इकोनॉमिक चेंजेस के बारे में हम बात करते हैं। और इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो यूएई जैसे देश के जो सॉवरेन फंड्स है, वो इंडियन इकोनॉमी और मार्केट को एक बहुत अच्छी तरीके से देखे कि सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट यहीं पे आ पाए। ऐसे में अशोक सर, ये हम आपसे जानना चाहेंगे कि हमने कहा कि जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है 1970 के दशक में हमने शुरुआत की यूएई के साथ, उसके बाद से धीरे धीरे लगातार हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। कुछ हिकअप्स थे, उसको भी हमने दूर किया। और लेकिन आज अगर पूरे खाड़ी देशों की बात की जाए, हमारे तमाम देशों के साथ बहुत ही अच्छे संबंध हैं। हम जानते हैं कि यूएई के बाद आज ही शाम को प्रधानमंत्री कतर की भी यात्रा पर जाने वाले हैं। ऐसे में खाड़ी देशों के साथ जो भारत के संबंध हैं, उनमें तमाम देशों के साथ साथ यूएई एक सेंट्रल पिलर के तौर पर बीते सालों में उभरा है। भारत और यूएई के संबंधों की बात की जाए तो ऐसे में चाहे वो I2U2 की बात हो, और I2U2 को तो सर ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से एक क्वाड है, ये मिडिल ईस्ट का एक क्वाड है। तो और जो यूएई है और भी बहुत सारे ब्लॉक पे वो मेंबर हैं। तो ऐसे में खाड़ी देशों के साथ संबंधों को और भी मजबूत बनाने की दिशा में यूएई और भारत का संबंध आपके नजर में किस लिहाज से और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं? जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसमें देखिए, भारत के अगर हम देखें पूरे खाड़ी के देशों के साथ गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल 6 मेंबर हैं, उसमें अगर हम देखें तो हमारे करीब 8.5 मिलियन 8 साढ़े 8 मिलियन
लोग, मतलब 80-85 लाख लोग हमारे जो हैं डायस्पोरा, वो वहां पर रहते हैं, वहां पर काम करते हैं, वहां की सभी जो देश हैं उनकी प्रगति में, आर्थिक प्रगति में बहुत ही अच्छा सहयोग कर रहे हैं। अगर यूएई में हम देखें तो ये करीब 3.5 मिलियन है, मतलब करीब 30-35 लाख लोग हैं, और ये बहुत ही बड़ी संख्या है। उससे हमारे पास, यूएई से हमारे पास तेल तो आता ही है, परंतु उसके साथ साथ हम बहुत मात्रा में वहां से हमारे पास रेमिटेंसेस भी आते हैं, जो कि एक जमाना था जबकि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट इतना अच्छा नहीं था, जबकि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ज्यादा हुआ करता था। तो उसमें ये वाले जो रेमिटेंसेस हैं वो हमें बहुत उसने फायदा पहुंचाया है, और यूएई का हाथ उसमें बहुत अग्रिम रहा है। देखिए, अभी कबीर ने भी कहा, कल प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में भी कहा, उनका ये वाला दौरा 7 मर्तबा वो यूएई में गए हैं, और जब वो पहली बार गए थे अगस्त 2015 में, तो तब ये भारतीय प्रधानमंत्री की यात्रा 34 साल बाद हुई थी। तो मतलब आप इससे समझ सकते हैं जो इस देश को कैसे निग्लेक्ट किया गया था, इस संबंधों को कैसे निग्लेक्ट किया गया था। और उसके बाद 2015 से लेकर अभी तक 9 साल में ये प्रधानमंत्री मोदी का 7वां दौरा है। जैसे उन्होंने कहा, पिछले 7 महीनों में वो 5 बारी एक दूसरे, दोनों जो शीर्ष नेता हैं, एक दूसरे से उनकी मुलाकात हुई है। प्रधानमंत्री मोदी यहाँ से 3 मरतबा गए हैं, और वहां के जो राष्ट्रपति हैं अल नाह्यान, वो साहब यहाँ पर भारत में 2 मरतबा आए हैं। तो इससे आपको बिल्कुल मालूम चल जाता है जो दोनों देशों के बीच में, दोनों नेताओं के बीच में कितना वो है कंफर्ट लेवल है, और दोनों ही बहुत मिलकर काम करना चाहते हैं, जिससे कि अपने संबंधों को आगे लेकर जाया जाए, न केवल अपने संबंधों को, परंतु उस पूरे क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और समृद्धि को आगे ले जाया जाए। आपने अभी जिक्र किया I2U2 का, वो बिल्कुल है, वो जैसा जिसे कहा जाता है वेस्टर्न क्वाड उसे कहा जाता है, और उसमें बहुत ही डाइवर्स तरीके के पार्टनर्स हैं। इजराइल है, यूएई है, अमेरिका है, भारत है, और आईमेक में भी कितने सारे और देश हैं जो कि जुड़े हुए हैं, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, चाहे इजराइल हो, जॉर्डन हो, ग्रीस हो, इटली हो, ये सभी। तो हमारा जो यूएई के साथ हम जो अपने संबंधों को आगे ले जाते हैं, हम दोनों देशों के, हमारे दोनों देशों के लोगों के, सिटीजन्स के लिए तो बेहतर है ही, परंतु ये और भी तरीके से जो भी इस क्षेत्र में है उनके लिए भी शांति, सुरक्षा और समृद्धि का ये इसको भी एक इम्पेटस मिल रहा है, इसको भी एक इम्पल्स मिल रहा है। और इसीलिए मैं समझता हूं जो इस दोनों द्विपक्षीय संबंधों की ये महत्व न केवल दोनों देशों के लिए है, परंतु पूरे क्षेत्र और पूरे विश्व के लिए है। बिल्कुल बिल्कुल जी। एम्बेसडर सज्जनहार, एक चीज और आज जिस पर सभी की निगाहें होंगी वो है बीएपीएस का जो मंदिर है, हिंदू मंदिर का उद्घाटन। कितना राजनीतिक तौर पर अगर आप इसको देखें तो कितना साझेदारी जो हमारे दोनों देशों के बीच है, इससे कितनी गहरी होगी, और जो एक हम धार्मिक सद्भाव की बात कहते हैं वो भी और मजबूत होगा, कहीं ना कहीं उसका भी एक अच्छा प्रदर्शन जिसको कहते हैं वो भी समझ में आएगा। किस तरह से आप इसको बताएंगे, क्या मायने इसके समझने चाहिए? जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, बिल्कुल मेरे विचार से बहुत सारे ऐसे देश हैं, मैं ये नहीं कहूंगा जो सभी देश, वहां के जो खाड़ी के देश हैं, वो एक एक्सट्रीमिज्म, फंडामेंटलिज्म, इस्लामिज्म, उससे वो हटकर अब दूसरी सेंटर ऑफ द रोड पर आ रहे हैं, वो मॉडर्नाइजेशन की तरफ आ रहे हैं, न केवल राजनीतिक तौर तरीके में, परंतु और उसमें अपनी आर्थिक दृष्टि से भी। आपने इसका बड़ा अच्छा जिक्र किया था, जो अब वो केवल तेल और गैस पर निर्भर नहीं रहना चाहते, अब वो ग्रीन एनर्जी, अब वो रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी, इन सब के बारे में भी वो बात करना चाहते हैं। और जहां तक ये बैप्स मंदिर का है, देखिए बहुत अच्छी बात प्रधानमंत्री मोदी ने कही। 2015 में उनका पहला दौरा था, अगस्त 2015, मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है। 15 अगस्त को उन्होंने यहाँ पर रेड फोर्ट के लाल किले के प्राचीर से उन्होंने तिरंगा झंडा लहराया, और उसके तुरंत बाद 16 तारीख सुबह को वो वहां चले गए। उनका पहला विजिट था किसी भारतीय प्राइम मिनिस्टर का, फर्स्ट विजिट इन 34 इयर्स
परंतु उन्होंने कहा, जब उन्होंने एक ये सजेशन उनको पेश किया, जो हमको एक मंदिर का वो जगह चाहिए, तो उन्होंने बिना किसी विचार के उन्होंने हामी भर दी और कहा जहां पर आप उंगली रखेंगे वो जगह आपकी हो जाएगी। और अब वही बन रहा है 27 एकड़ में। तो मैं समझता हूं भारत और यूएई के जो संबंध हैं, न केवल राजनीतिक परंतु पीपल टू पीपल, और जो धार्मिक संबंध, स्पिरिचुअल, मैं शायद धर्म को नहीं करना चाहिए, स्पिरिचुअलिटी को ज्यादा हमें अहमियत देनी चाहिए। इसमें स्पिरिचुअलिटी में सिविलाइजेशनल कनेक्ट जो है, वो मेरे विचार से भारत और यूएई का संबंध, इट कैन सर्व एज अ रोल मॉडल फॉर अदर कंट्रीज इन द रीजन। जैसे अब सऊदी अरेबिया भी मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है, हमने देखा है कितने उन्होंने बहुत इनिशिएटिव्स लिए हैं इसमें। परंतु ये वाला जो काम किया है यूएई ने, पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में, वहां पर खाड़ी के देशों में ये पहला हिंदू मंदिर होगा, तो इसलिए इसका महत्व और बढ़ जाता है। और जिस सहजता से यूएई लीडरशिप ने इसको एक्सेप्ट किया है और इसको प्रमोट किया है, वो मेरे ख्याल से बिल्कुल काबिले तारीफ है। जी। तो आपने इस मंदिर के बारे में बात कही, किस तरह से एक दोस्ती की नई मिसाल कायम करने जा रहा है, और आपने जो स्पिरिचुअलिटी की बात कही वो भी है। तो इस मंदिर के बारे में समझ भी लेते हैं, जान भी लेते हैं कि क्या है आखिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात के BAPS हिंदू मंदिर का आज लोकार्पण करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्रा ने अबू धाबी से क्या खास रिपोर्ट भेजी है इस मंदिर के विशेष संदर्भ में। 14 फरवरी को पूरी दुनिया एक बार फिर सनातन संस्कृति के दिव्य स्वरूप को देखेगी, जब संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में BAPS हिंदू मंदिर का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के संयुक्त दृष्टिकोण की विराट अभिव्यक्ति है अबू धाबी का BAPS हिंदू मंदिर। दो संस्कृतियों का संगम जो इसे प्रयाग जैसा तीर्थ जैसा बना देता है, तो वहीं भारत से बाहर सबसे बड़ा हिंदू मंदिर होने का भी इसे गौरव हासिल है। मंदिर का निर्माण बोचासन वासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था द्वारा किया गया है। मंदिर बेजोड़ वास्तुकला का अद्भुत नमूना है। 27 एकड़ भूमि में फैला हुआ ये मंदिर गुलाबी बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर से बना है। मंदिर निर्माण पर 700 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च आया है। मंदिर की लंबाई 262 फीट, चौड़ाई 108 फीट और ऊंचाई 180 फीट है। मंदिर में 7 शिखर और 410 स्तंभ हैं। 12 गुंबद पिरामिड की आकृति में बने हैं। मंदिर के निर्माण में 40,000 घन मीटर संगमरमर और 180,000 घन मीटर बलुआ पत्थर लगा है। मंदिर में सुरक्षा का विशेष ध्यान दिया गया है। भूकंपीय गतिविधियों पर बारीकी से नजर रखने के लिए 300 से ज्यादा सेंसर मंदिर में लगे हैं। अबू धाबी का ये हिंदू प्राचीन मंदिर निर्माण कला और आधुनिक तकनीक का अद्भुत नमूना है। दो संस्कृतियों के बीच का एक बड़ा महोत्सव है। हम कह सकते हैं कि ये अरेबियन संस्कृति और हमारी सनातन भारतीय संस्कृति, दो संस्कृति के बीच का एक सेतु बन रहा है। और इसका महोत्सव का एक जो आनंद है, उमंग है, उत्साह है, बड़े पैमाने पर हर व्यक्ति के दिल में एक अनोखा दिखाई दे रहा है। ये जो महोत्सव है उसके पीछे कहानी तो 25 साल पुरानी है। 25 साल पहले परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज जो BAPS संस्थान के गुरुदेव रहे हैं, तो उन्होंने 1997 में यह संकल्प किया था कि अबू धाबी में एक बड़ा मंदिर बनाना है। और उस वक्त किसी को भी ये कल्पना नहीं थी कि ये हो सकेगा, लेकिन महापुरुषों के संकल्प में एक ताकत होती है, एक शक्ति, ऊर्जा होती है। तो इसका अनुभव आज हो रहा है। यूं तो अबू धाबी में मंदिर निर्माण की परिकल्पना 1997 में प्रमुख स्वामी महाराज जी द्वारा की गई, लेकिन अगस्त 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा के बाद इस सपने को साकार करने की प्रक्रिया शुरू हुई। 2017 में अबू धाबी के तत्कालीन युवराज शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने मंदिर के लिए 27 एकड़ जमीन उपहार में दी और 2018 में UAE के दूसरे दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे शाही परिवार और 250 से अधिक स्थानीय नेताओं की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। 11 फरवरी 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर के लिए शिला पूजन किया।
2019 में इस मंदिर को मैकेनिकल प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर का खिताब मिला और ये विश्व के लिए आकर्षण का केंद्र बना। जी, एक कमल की तरह लग रहा है। ये रेगिस्तान में पिंक कमल है, तो वैसा ही फील हो रहा है। और बेसिकली कमल का काम होता है शांति फैलाना। कमल को देखो तो शांति लगती है, और यहाँ का भी मैसेज यही है, प्यार, शांति और सद्भावना। 7 शिखर जो हमने रखे हैं वो 7 एमिरेट्स की यूनिटी का प्रतीक है। और उसी के साथ साथ जब प्रमुख स्वामी महाराज ने भी, हमारे गुरु प्रमुख स्वामी महाराज ने जब इस मंदिर की संकल्पना करी थी, तभी उन्होंने यही कहा था कि इस मंदिर के द्वारा सारे जितने भी धर्म, अलग अलग धर्मों के लोग हैं, अलग अलग जातियों के लोग हैं, अलग अलग कम्युनिटीज के लोग हैं, एक ऐसा मंदिर हो अबू धाबी में जो उन सभी को एकजुट करे, उन सभी को एक साथ लेकर आए। ये ट्रेडिशनल मंदिर अपने आप में 2 चीजों के लिए सबसे अलग होगा। एक वो ये कि भारतीय संस्कृति को कैसे आने वाले हजारों सालों तक आने वाली सनातन धर्मों की नई पीढ़ियों तक पहुंचाने का काम करेगी, और दूसरा ये, जैसे हमारे ऋषि मुनि कह गए, हमारे गुरु हरि महंत स्वामी महाराज, प्रमुख स्वामी महाराज का जो सपना था उसे साकार होते हुए देख सकते, और प्रधानमंत्री मोदी का जो क्लियर विजन है उसे आप इस मंदिर के थ्रू देख सकते हैं। वैदिक वास्तुकला से प्रेरित इस मंदिर के डिजाइन में अलग अलग मंडप बने हैं। अयोध्या के श्री राम मंदिर की तरह ही लोहे और स्टील का इसमें प्रयोग नहीं किया गया है। मंदिर में मंदिर की दीवारों पर शिव पुराण, भागवत पुराण और पंचतंत्र की कहानियों की अद्भुत नक्काशी की गई है। मंदिर के साथ शिखर में अलग अलग देवताओं की मूर्तियां स्थापित की गई हैं। मुख्य गुम्बद में भगवान स्वामी नारायण, अन्य गुम्बदों में श्री राम दरबार, श्री राधा कृष्ण, जगन्नाथ भगवान, वेंकटेश्वर और भगवान अयप्पा की मूर्तियों को स्थापित किया गया है। मंदिर में सनातन संस्कृति के प्रतीक के साथ साथ अरब संस्कृति, मिस्र संस्कृति और अन्य सभ्यताओं के दृष्टांतों के 14 चित्रण भी उकेरे गए हैं। अबू धाबी हिंदू मंदिर के गुम्बदों का सद्भाव का गुम्बद कहा गया है। यहाँ एक कृत्रिम झरना भी बनाया गया है जो गंगा, जमुना, सरस्वती के जल से अभिसिंचित है। मंदिर के बाहरी भाग को बनारस के गंगा तट जैसी अनुभूति देने की कोशिश की गई है। अरब क्षेत्र में इस मीनार के माध्यम से श्री राम कथा, कृष्ण कथा की अभिव्यक्ति, बनारस की तरह की संध्या आरती, विग्रह के समक्ष अखंड दीप का प्रज्वलन और आरती की सुर लहरियों से संयुक्त अरब अमीरात के इस मरुद्यान में भक्ति की नई धारा बहेगी। अबू धाबी में ये मंदिर समूचे भूभाग में एक मरुद्यान जैसा है। ये मंदिर समूची दुनिया को, दोनों देशों के प्रगाढ़ होते संबंधों को व्याख्यायित करेगा। ये मंदिर सनातन संस्कृति के मूल्यों को पूरी दुनिया में प्रवाहित करेगा। साथ ही साथ ये मंदिर भारत भारतीयता को नए सिरे से पूरी दुनिया के सामने रखेगा। ये मंदिर दुनिया को बताएगा कि कैसे भारत भारतीयता में सर्वधर्म समभाव की बात कही जाती है, और कैसे ये मंदिर बताएगा कि भारत विश्व बंधुत्व, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व और वसुधैव कुटुंबकम की नीति में विश्वास करता है। कैमरा पर्सन प्रमोद नेगी और सहयोगी मेघना देव के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, BAPS हिंदू मंदिर, अबू धाबी। तो बेहद शानदार है ये मंदिर, जो वास्तुकला का बेजोड़ और अद्भुत नमूना है, ये आपने देखा। और इसके साथ ही साथ सबसे खास बात है कि ये जो दोनों चाहे हिंदू और जो अरबिक संस्कृति है उसके बीच में ये एक सेतु का काम करेगा, उनका एक महोत्सव का काम करेगा, और किस तरह से भारत और UAE के संबंधों को आगे लेकर जाएगा। और भारत और UAE के संबंध 1970 के दशक में जब से बने हैं उसके बाद से किस तरह से वो आगे बढ़े हैं, किस तरह से ये लगातार आगे बढ़ रहे हैं, इसके विषय में बताएंगे विस्तार से हमारे सहयोगी असीम मिश्रा। बहुत बहुत शुक्रिया निखिल। तो जैसा कि आपने कहा कि संबंध जो है वो लगातार मजबूत होते जा रहे हैं, संबंध लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और इस यात्रा से भी उम्मीद यही की जा रही है कि संबंध और भी काफी मजबूत होंगे। ये देखिए, हमने इसलिए कहा है कि मजबूत हो रहे हैं भारत और UAE के संबंध, और भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच जो राजनयिक संबंध, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप की शुरुआत, स्थापना हुई थी वो साल 1972 में हुई थी, और तब से लेकर अब तक दोनों देशों के संबंध काफी अच्छे से आगे बढ़ते जा रहे हैं, काफी मजबूती के साथ दोनों देशों के संबंध बढ़ते जा रहे हैं। साल 2015 की बात है। 2015 में भारत के प्रधानमंत्री की UAE यात्रा के साथ दोनों देशों के बीच एक नई रणनीतिक साझेदारी, यानी कि डिप्लोमेटिक जो रिलेशनशिप है उसकी कूटनीतिक और स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप की शुरुआत हुई थी 2015 में। उसके ठीक 2 साल के बाद 2017 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर अबू धाबी के क्राउन प्रिंस भी भारत आए थे, भारत की यात्रा पर आए थे, और गणतंत्र दिवस परेड में वो शामिल हुए थे। मुख्य अतिथि के तौर पर वो शामिल हुए थे, झलकियां देखी थी भारत के लोकतंत्र की, भारत के गणतंत्र की। उसके बाद भारत UAE के जो व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता है ये वाकई बहुत ही महत्वपूर्ण है।
क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, इसके जरिए वार्ता शुरू करने को एक गति प्रदान की गई। इसमें बहुत सारे क्षेत्रों पर समझौते किए गए और भारत यूएई व्यापार 2022 में बढ़कर 85 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से 2022 में जब इसकी शुरुआत हुई, उसके बाद से दोनों देशों के बीच में संबंध और आर्थिक संबंध लगातार मजबूत होते चले गए। संयुक्त अरब अमीरात साल 2022-23 के लिए भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था। 2022-23 की बात हो रही है तो ये 2022-23 में तीसरा सबसे बड़ा भागीदार था और हमने कहा कि किस तरह से 2022 में 85 बिलियन अमेरिकी डॉलर, उसके 2023 में तीसरा सबसे बड़ा भागीदार के तौर पर स्थापित हुआ। साथ ही साथ भारत का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य भी बन गया यूएई। भारत जो एक्सपोर्ट करता है उसमें दूसरे नंबर पर अगर कोई देश है तो वो यूएई है। यूएई दूसरा सबसे बड़ा गंतव्य के तौर पर अपने आप को स्थापित किया गया। भारत की तरफ से लगातार यहाँ पे एक्सपोर्ट किया गया। साल 2022 की बात की जाए तो 2022 में भारत पहला ऐसा देश बना जिसके साथ यूएई ने एक व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता किया। इससे पहले किसी भी देश के साथ यूएई ने नहीं किया था, लेकिन भारत ऐसा पहला देश था जिसके साथ यूएई ने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट यानी कि सेपा एग्रीमेंट किया। उससे हुआ ये कि 80% से भी अधिक उत्पाद लाइनों पर टैरिफ को कम किया गया। व्यापार में जो बाधाएं थी, जो टैरिफ बैरियर्स थे, उनको समाप्त करने का काम किया गया। साथ ही साथ निवेश और संयुक्त उद्यमों के लिए नए मार्गों का सृजन करने में भी इस सीईपी एग्रीमेंट की वजह से काफी मदद मिली। चाहे वो निवेश की बात हो या फिर संयुक्त उद्यम की बात हो, नए मार्गों का सृजन करने में काफी मदद मिली। सीईपीए के पहले 12 महीनों में 2022 में हमने कहा कि समझौते हुए थे और 12 महीनों में द्विपक्षीय जो नॉन ऑयल व्यापार है वो बढ़कर 50.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक हो गया। तो हम इस विषय पे आएंगे, आपको बताएंगे आगे, लेकिन इस वक्त केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा एक बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कह रहा है, ये सुनते हैं। हमने सबसे बातचीत की, कई लोगों ने इन सारे विषयों पर अपनी सहमति दी कि हाँ, यह सरकार ठीक कर रही है, सरकार क्विक एक्शन ले रही है, सरकार एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से एक्टिव है। पर इस बात से तो वो भी इस बात को मानते हैं कि किसान संगठनों के जो प्रतिनिधि होने चाहिए, पिछले जो कमेटी बनी थी उसमें उन्होंने नाम नहीं दिया। अब उस समय ये बातें सामने आई कि 3 की संख्या कम थी तो हम 6 कर सकते थे, हम बात कर सकते थे और कुछ, क्योंकि संगठनों के प्रतिनिधि ही होंगे, पूरा संगठन के दृष्टि से तो नहीं होगी। तो आज भी हम उसके लिए तैयार हैं। अन्यथा आगे कैसे हम यह सुनिश्चित करें एक और लघु समूह बनाए, उसको कमेटी का नाम न दे, एक समूह जिसमें एज ए किसान संगठन आप एक्सपर्ट के रूप में आप अपनी पक्ष को रखें, बातों को रखें और बाकी पक्षों को भी ध्यान में रखते हुए, क्योंकि इन सारे विषयों पर गंभीरता से विचार करते हुए जो देश भर के, क्योंकि कृषि क्षेत्र सभी राज्यों के लिए एक जिम्मेदारी है कि वो अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने किसानों के हितों में चिंता करे, काम करे। तो उसके लिए एक व्यवस्था है सरकार की कि हर राज्य के कृषि मंत्री होंगे। तो अब ये सारे विषय ऐसा नहीं है कि एकांगी में सोचा जाए, समग्रता में सोच करके हमें समाधान का रास्ता ढूंढना चाहिए। सर एकदम अंतिम सवाल, बस हो गया सर एक बस ये हो गया जो थैंक यू। आरोप लगा रही है। सुन रहे थे केंद्र सरकार की तरफ से वार्ताकार के तौर पर। आपने देखा कि बीते दिनों केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा, ये लोग गए थे किसानों के तमाम जो संगठन हैं जो कि विरोध प्रदर्शन करने वाले थे और वो आ भी चुके हैं दिल्ली के बॉर्डर्स पे, तमाम बॉर्डर्स पे, उनके साथ बातचीत करने के लिए गए थे। बात आगे बढ़ी और एक बार फिर सरकार ये कह रही है किसानों से कि देखिए आप एक लघु कमेटी बनाइए जिसमें कि किसान के नेता हों। पिछली बार ऐसा नहीं हो पाया था, अब सरकार ये कह रही है उसमें आपके जो नेता हैं वो आएँ, 3 लोग हों, 4 लोग हों, 6 लोग हों, वो आए, एक लघु समिति बनाएं और जो भी समग्रता में क्या आपके मुद्दे हैं उनको किस तरह से हल किया जा सकता है। क्योंकि आप देश के अन्नदाता हैं, आप
अनाज उत्पादक किसान हैं, आपकी बात नहीं सुनी जाएगी तो किसकी बात सुनी जाएगी? सरकार ये लगातार इस बात की कोशिश कर रही है कि आप आइए, बातचीत कीजिए, और जो बातचीत का जो एक सही तरीका है, जो सुगम तरीका है, उसको आप अपनाइए, बजाय कि इस तरह से विरोध प्रदर्शन के, बजाय कि इस तरह से तोड़फोड़ के, बजाय कि इस तरह के जो केओस है उसको क्रिएट करने के बजाय आप आइए बातचीत की टेबल पर। सरकार की तरफ से भी पहल की गई थी, सरकार के तमाम मंत्री गए थे, केंद्रीय मंत्री गए थे, उन तमाम नेताओं से बातचीत की थी, लेकिन बात नहीं बिगड़ी है, बातचीत जारी है और सरकार एक बार फिर से ये कोशिश में लगी हुई है कि आप आइए बातचीत के टेबल पर, हम आपसे आगे बातचीत करेंगे। तो ये केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, जो कि केंद्र सरकार के वार्ताकार के तौर पर किसानों के साथ लगातार बातचीत कर रहे थे। लेकिन आज जो हमारा विषय है वो है भारत और यूएई के संबंध। हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री 2 दिनों के दौरे पर यूएई में इस वक्त हैं। अब से कुछ ही देर के बाद वो BAPS का जो हिंदू मंदिर है उसका वो उद्घाटन करने वाले हैं, और इसी परिप्रेक्ष्य में चूंकि प्रधानमंत्री वहां पे हैं, तो भारत और यूएई के संबंध क्यों आपके लिए जानना और समझना बहुत जरूरी है। हम आपको लगातार बता रहे हैं वीडियो वॉल के जरिए, ग्राफिक्स के जरिए, और लगातार 1972 से वो सिलसिला लगातार चल रहा है। हम उसमें कहां तक अब तक पहुंचे हैं 2024 में, हम वो आपको एक एक करके लगातार बताते जा रहे हैं। और आप समझिए कि दोनों देशों का जो आर्थिक संबंध है उस लिहाज से, जैसा कि हमने कहा कि CEPA वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट सेपा, और उसके बाद से लगातार जो व्यापार है वो बढ़ता जा रहा है। दोनों देश 2030 तक 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के गैर तेल व्यापार का लक्ष्य बना के रखा है। नॉन ऑयल जो ट्रेड है उस पर, तेल से तो हम व्यापार करते ही हैं, हम जानते हैं कि भारत एनर्जी सिक्योरिटी के लिहाज से यूएई से बहुत भारी मात्रा में तेल का इंपोर्ट करता है, लेकिन दोनों देश ये चाह रहे हैं कि जो नॉन ऑयल ट्रेड है उस पे भी 100 बिलियन डॉलर तक हमारा जो है व्यापार वो बढ़ जाए। इसके साथ साथ सीमा पार लेन देन के लिए स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को भी बढ़ावा मिला जाए, और इस लिहाज से कल का दिन भी काफी महत्वपूर्ण था। हमने देखा कि किस तरह से भारत का जो रुपे कार्ड है वो वहां पे उसको इंट्रोड्यूस किया गया, और उसके बाद से दोनों देशों के बीच में जो स्थानीय मुद्राएं हैं अब उसके जरिए व्यापार जो है काफी आगे बढ़ेंगे आगे। विश्व व्यापार संगठन का ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब से कुछ ही दिनों के बाद वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO का जो 13वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन है वो भी 26 फरवरी 2024 को अबू धाबी में आयोजित किया जाएगा, और इसके जरिए भी बहुत सारी बातें दोनों देशों के बीच निकलकर सामने आ सकती हैं। इसके बाद हमने कहा कि भारत से यूएई को होने वाले निर्यात में भी 12% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, और जब ये हम उल्लेखनीय वृद्धि की बात कर रहे हैं तब हम CPA को ध्यान में रखना चाहिए, किस तरह से CEPA के आने के बाद से लगातार उसमें वृद्धि दर्ज की गई है। 2022-23 में 31.6 अरब अमेरिकी डॉलर तक इसका व्यापार पहुंच गया। 2022 में एग्रीमेंट हुआ तो उसके बाद से इसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। यूएई भारत के लिए ऊर्जा आपूर्ति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है। हम जानते हैं कि बहुत सारा तेल हम खाड़ी मुल्कों से इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि हम एनर्जी सिक्योरिटी की दिशा में लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं, और उस दिशा में यूएई एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेयर है, भारत के लिए बहुत ही अहम सहयोगी है। स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम जो भंडार है हमारा, हम जानते हैं कि देश के कुछ राज्यों में, ओडिशा में, मैंगलुरु में हमारे पास स्ट्रेटेजिक भंडार है। उस लिहाज से भी इसमें चाहे वो अपस्ट्रीम की बात हो या फिर डाउनस्ट्रीम की बात हो, इसमें भारत जो है वो यूएई के साथ बहुत ही अहम भागीदार के तौर पर साबित हुआ है और सामने आया है। अक्टूबर 2021 में दुबई सरकार ने रियल एस्टेट की बात की जाए, औद्योगिक पार्क की बात की जाए, IT टावर की बात की जाए, बहुउद्देशीय टावर की बात की जाए, आगे हम आपको बताएं तो लॉजिस्टिक्स की बात की जाए, मेडिकल कॉलेज की बात की जाए, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की बात की जाए, ये सारी चीजें यूएई सरकार जम्मू कश्मीर प्रशासन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है कि हम ये तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी चीजें हैं हम वहां पे उसका विकास करेंगे, जम्मू कश्मीर का विकास करेंगे। बढ़ते हैं आगे। जिस बात का जिक्र हमारे मेहमान कर रहे थे अशोक सज्जनहार कि भारत, मध्य पूर्व और यूरोप आर्थिक गलियारा, ये भी जो एक आइडिया है वो भारत की तरफ से दिया गया था G20 में, और इस पर भी बातचीत हुई है। कल जब दोनों देशों के नेता बैठे तो जो भारत, मिडिल ईस्ट और यूरोप आर्थिक गलियारा है इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस पर भी विस्तार से बातचीत हुई है। उसके अलावा रक्षा क्षेत्र में बात की जाए तो भारत और यूएई के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन हमने देखा कि अभी कुछ दिनों पहले ही आयोजित किया गया था राजस्थान में, और ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण, दोनों देशों की रक्षा के बीच में ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम। इसके बाद हमने देखा कि अबू धाबी में IIT दिल्ली का पहला परिसर स्थापित किया गया है। कल इसको लेकर कुछ बातचीत भी हुई है
कि उसमें किस तरह से जो वहाँ के बच्चे हैं वो वहाँ पे टेक्निकल एजुकेशन ले रहे हैं। तो अबू धाबी में IIT का पहला परिसर वहाँ पे स्थापित किया गया। संयुक्त अरब अमीरात में 3.3 यानी कि 35 लाख से भी ज़्यादा भारतीय प्रवासी रहते हैं। और एक बार फिर से अशोक सज्जनहार की बात कि किस तरह से जो रेमिटेंसेज वहाँ से भेजते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है भारत के लिए। लगभग 35 लाख से ज़्यादा की आबादी वहाँ पे रहती है, भारतीय प्रवासी रहते हैं। UAE में भारतीय सिनेमा काफ़ी पॉपुलर है। वहाँ के टीवी रेडियो चैनल जो हैं, भारतीय चैनल, वो काफ़ी सुगमता से उपलब्ध हैं, जो भारत के जो टीवी रेडियो और चैनल्स हैं वो भी। और साथ ही साथ जो भारत और संयुक्त अरब अमीरात I2U2, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि I2U2 और भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे में सक्रिय रूप से संलग्न है। तो ये कुछ अहम चीज़ें जो कि भारत और UAE के संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में लगातार काम कर रहा है। हमने आपको एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से 1972 से लेकर 2024 तक में किस तरह से दोनों देशों के संबंध आगे बढ़े हैं उस पर आपको विस्तार से समझाया। निखिल, 1972 से लेकर 2024 तक किस तरह से दोनों देश आगे बढ़े हैं, ये देखने की बात है और आपने बड़े विस्तार से उसको समझाया है। और आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि विश्व की किताब पर हम दोनों देश एक सहयोग की कलम से लिख रहे हैं आगे का भविष्य, और 2024 में इस भविष्य को और आगे लिखा जा रहा है। पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री 7 बार उन्होंने UAE का दौरा किया है। पिछले 7 महीनों में 5 बार दोनों देशों के शीर्ष नेताओं की मुलाकात हुई है। तो किस तरह से ये दोनों संबंध देशों के किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, इसको भली भांति समझा जा सकता है। अभी और भी है हमारे इस विशेष प्रसारण में, लेकिन रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। गणतंत्र के भव्य भवन में मुलाकात होगी राष्ट्र की प्रथम नागरिक से। नमस्कार मैम। नमस्कार। सेंगोल के साथ आपका प्रवेश हुआ। आपने पुराना भवन भी संसद का देखा और नया भवन भी देखा। तो सेंगोल के उस अनुभव के बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें। उस समय का जो अनुभव तो थोड़ा अनोखा था, क्योंकि ये पहली बार मुझे प्रवेश होने का मौका मिला। मुझे एक अजीब सी शरीर में या मन मस्तिष्क में महसूस हुआ कि ये एक पवित्र था, क्योंकि हम ऑगस्ट हाउस, जो भी हम सदन को हम ऑगस्ट हाउस पवित्र गृह है, यहाँ 140 करोड़ लोगों का भाग्य नियंत्रण होता है। केवल दूरदर्शन पर। भारत की प्रगति में सबसे बड़ा योगदान देश के अन्नदाता का है। देश के अन्नदाताओं के लिए मोदी सरकार ने पहले ही दिन से उठाए कृषि सुधार में बड़े कदम। केंद्र ने 22 कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP निर्धारित किया है। इस अंतरिम बजट में कृषि मंत्रालय को 1.27 लाख करोड़ रुपए प्रदान किया गया। सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम ने किसानों की खेती को सुरक्षित किया। अब तक कुल 23.58 करोड़ सॉयल हेल्थ कार्ड किसानों को वितरित किए जा चुके हैं। PM फसल बीमा योजना ने किसानों को व्यापक फसल बीमा कवरेज प्रदान किया। योजना के तहत 4 करोड़ किसानों को फसल बीमा दिया जा चुका है। PM किसान संपदा योजना से 38 लाख किसानों को मिला लाभ। 10 लाख रोजगार हुए पैदा। अब तक 1.75 लाख से अधिक PM किसान समृद्धि केंद्र स्थापित किए गए हैं। खनिज की बात हो या दुग्ध पदार्थों से जुड़े किसानों की बात हो, सरकार हर किसान को देती है सुरक्षा की गारंटी। ऐसे अन्नदाताओं के हक में काम कर रही है मोदी सरकार और साथ ही मोदी की गारंटी। तो आपने देखा कि शानदार तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो दौरा है, 2 दिन का दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। और आज का जो दिन है वो और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज वहां पर BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा। उसके अलावा भारत मार्ट का भी उद्घाटन किया जाएगा। इसके कई विशेष मायने हैं। हम अपने खास मेहमानों से उस चर्चा को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं और हमारे साथ में खास मेहमान जुड़ेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि ये जो प्रधानमंत्री का
अहलन मोदी यानी कि जो कल उनका जो कम्युनिटी इवेंट रहा है वो भी बहुत इलेक्ट्रीफाइंग रहा, ऊर्जा से भरपूर। वहां पर एक बड़ी भीड़, बड़ा हुजूम उमड़ा था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो एक अंदाजे बयां होता है, लोगों से कनेक्ट करने का तरीका होता है, वो अनोखा है और वो अनोखा अंदाज उनका कल भी वहां पर दिखाई पड़ा। उन्होंने कहा, बताया कि किस तरह से दोनों देशों के बीच में आपस के जो संबंध हैं वो किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं और कितने महत्वपूर्ण हैं। लगातार उन्होंने जायद अल नाहयान जो कि राष्ट्रपति हैं उनके साथ में न सिर्फ अपने निजी रिश्तों के बारे में बात कही, बल्कि ये भी बताया कि किस तरह से वो वहां पर जो भारतवंशी हैं, जो भारतीय मूल के लोग हैं, उनका किस तरह से विशेष ख्याल रख रहे हैं, किस तरह से उनके लिए वो उनके मन में प्रेम है। लगातार उनको ब्रदर नाहयान कहकर संबोधित किया और साथ साथ ये भी बताया कि ये जो हिंदू मंदिर बन रहा है BAPS का मंदिर, जिसका आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकार्पण करेंगे, किस तरह से पल भर भी उन्होंने नहीं लगाया ये कहने के लिए कि आप जहां चाहें उसको बना दें। जमीन उन्होंने कहा कि चिन्हित करने के लिए कहा कि आप उंगली रख दें और वो जमीन आपकी हो जाएगी। तो दोनों देशों के बीच में जबरदस्त दोस्ती की बात बताई उन्होंने, किस तरह से कहा कि जो पकड़ है वो कितनी मजबूत है ये बताने की कोशिश की। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि जो जायद स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम जो रहा वो कल अलहन मोदी कार्यक्रम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया और उसमें ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें अपने आप में उस चीज को बयां कर रही हैं। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मीयता के भाव के साथ इसको संबोधित किया। उन्होंने भारत और UAE के बीच संबंधों की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि भारत UAE की दोस्ती जितनी जमीन पर मजबूत है उतनी ही ज्यादा उसका परचम अंतरिक्ष में भी लहरा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और UAE का रिश्ता अभूतपूर्व ऊंचाई पर पहुंच रहा है। भारत UAE की दोस्ती जितनी जमीन पर मजबूत है उतना ही उसका परचम अंतरिक्ष में भी लहरा रहा है। मैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 6 महीने बिताने वाले पहले अमीरात के एस्ट्रोनॉट सुल्तान अल नयादी को भारत की तरफ से बधाई देता हूं। उन्होंने इंटरनेशनल योगा डे और इंडिपेंडेंस डे पर भारत को स्पेस से शुभकामनाएं भेजी। इसके लिए भी मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। तो दोनों देशों के संबंध लगातार मजबूत होते जा रहे हैं और हमारे साथ लगातार खास मेहमान अशोक सज्जनहार जी जो कि पूर्व राजनयिक है वो इस वक्त लगातार जुड़े हुए हैं। अशोक जी, जिस बात का जिक्र प्रधानमंत्री कर रहे थे और उसमें अब आपका टेक लेना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि जो स्पेस सेक्टर है, हम जानते हैं कि दोनों देशों के संबंध और उसमें जब भी बातचीत होती है बहुत सारे वैसे सेक्टर्स हैं, लेकिन स्पेस सेक्टर में भी जो UAE है वो काफ़ी इंटरेस्ट ले रहा है। ऐसे में स्पेस सेक्टर के लिहाज से चूंकि भारत की एक मास्टरी उसमें हो चुकी है, हम जानते हैं कि किस तरह से चंद्रयान 3 और तमाम चीज़ें भारत की सफलता उसमें हासिल हुई है, तो भारत का ये जो स्पेस सेक्टर वाला जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, उसका फायदा किस तरह से UAE उठा सकता है? जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, स्पेस एक ऐसा सेक्टर बनकर उभरा है पिछले कुछ सालों में जिससे कि भारत ने बहुत बड़ी महारत हासिल की है। अभी आपने चंद्रयान 3 का रेफरेंस दिया, जिसमें भारत पहला देश था जिसने कि अपने पहले अटेम्प्ट में साउथ पोल, जो कि डार्क रीजन है चंद्रमा का, वहां पर उसने लैंड करने में, चंद्रयान 3 को लैंड करने में सफलता प्राप्त की। और उससे पहले भारत पहला देश था जिसने कि मंगल, मार्स में अपना हम अपना यान भेजने में सफल रहे। उससे पहले आपको याद होगा, जो कुछ साल पहले हमने 100 से अधिक सैटेलाइट्स एक साथ हमने अंतरिक्ष में भेजी थी। और ये केवल हमारी सैटेलाइट्स नहीं थी, ये अमेरिका की थी, जापान की थी, जर्मन की थी, फ्रांस की थी, बहुत देश और बहुत ही विकासशील देश। मुझे याद है मैं एम्बेसडर था कजाकिस्तान में, वहां की भी, उज्बेकिस्तान की, वहां की भी सैटेलाइट्स गई, क्योंकि अब बहुत देशों को रुचि है जो स्पेस में जाकर क्या पॉसिबिलिटीज हैं, उसको कैसे इन्वेस्टिगेट किया जाए, उसका क्या फायदा उठाया जाए।
और हमारे लिए तो हमने तो भारत में चाहे वो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स हो या फिर जिसे कहा जाए एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए, या फिर हेल्थ के लिए, टेलीमेडिसिन के लिए, हमने बहुत स्पेस का ऐसे प्रयोग किया है, ऐसे इस्तेमाल किया है। तो और भी जो देश हैं, जैसे अभी यूएई की बात हो रही है, तो वो भी बहुत इसमें रुचि रखते हैं। और मेरे विचार से चाहे टेक्निकल कॉम्पिटेंस को देखा जाए या फिर कॉस्टिंग को देखा जाए, उन्होंने कहा था, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, हमारी एक जो मंगलयान गया है वो अमेरिका की एक फिल्म को में जितना खर्च हुआ है उससे कम में हमने अपने मंगलयान को भेज दिया है, अपने इस यंत्र को। तो इसीलिए भारत बहुत अच्छा इसमें काम करता है और बहुत ही कॉस्टिंग भी बहुत ही ज्यादा इसमें जी बहुत कम, बहुत अप्रोप्रिएट है। जी। मैं अगर आप इजाजत दें, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, और वो है जैसे कि अभी असीम जी ने बहुत अच्छी तरीके से सारे इनके बारे में जिक्र किया, जो कैसे हमारे दोनों देशों के संबंध आगे बढ़ते जा रहे हैं। मैं ये कहना चाहूंगा, जो दोनों देशों के बीच में जिसे कहा जाए ट्रस्ट लेवल, जिसे कहा जाए कॉन्फिडेंस, जिसे कहा जाए विश्वसनीयता, ये बहुत ज्यादा है। इसीलिए उसका हमने एक उदाहरण देखा जब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा जो हमको मंदिर के लिए जगह चाहिए, उन्होंने कहा आप ले लीजिएगा। उसी का उदाहरण जैसे अभी कबीर बता रहे थे, जो हमने 90 दिन में अपनी जो सिपा है उसको हमने पूरी तरीके से उसको हमने कर लिया, पूरी तरीके से उसको फाइनलाइज कर लिया। अभी हमको मालूम है जो यूरोपियन यूनियन के साथ हमने शुरुआत की थी 2007 में, 17 साल बाद तक अभी हम वो FTA साइन नहीं कर पाए हैं। यूके के साथ भी 2016 में शुरुआत की, अभी तक वो साइन नहीं हो पाया है। आगे हो जाता है, बड़ी अच्छी बात है, परंतु ये एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है। और आखिरी बात इसमें ये है, जो देखिए जो भारत ने अशोक, ये कुछ हमारे पास फ्रेश वहां से जो शॉट्स हैं, जो विजुअल्स हैं वो आ रहे हैं आज के दिन की शुरुआत, और लगातार जो मुलाकातों का दौर है वो चल रहा है। इस वक्त जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं वो हैं मेडागास्कर के राष्ट्रपति, और मेडागास्कर के राष्ट्रपति, उनका नाम है एंड्री राजोएलिना। उनके साथ प्रधानमंत्री की द्विपक्षीय वार्ता, द्विपक्षीय मुलाकात हो रही है। मेडागास्कर के ये प्रेसिडेंट हैं, और हम आपको ये भी बता दें कि बीते साल ही दिसंबर महीने में ये एक बार फिर से दोबारा चुनकर आए हैं अपने देश मेडागास्कर में, और जब वो दोबारा राष्ट्रपति चुनकर आए थे तो प्रधानमंत्री ने भी उस वक्त उनको बधाई दी थी, और उन्होंने कहा था कि आपको एक बार फिर से बधाई मेडागास्कर के दोबारा राष्ट्रपति चुने जाने पर। और आपको हम ये भी बता दें कि मेडागास्कर जो है वो ईस्ट अफ्रीकन एक कंट्री है, और भारत की जो सागर पहल है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, तो ये सागर पहल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उसका भागीदार है मेडागास्कर। अभी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मेडागास्कर का दौरा किया था, और दोनों देशों के बीच में जो संबंध है वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं, उसको प्रगाढ़ किया जा रहा है। और जब हम कहते हैं कि जो विश्व सरकार सम्मेलन जो है उसके अवसर पर जो ये मुलाकात है, ये बेहद महत्वपूर्ण है दोनों देशों के प्रमुखों के बीच में। तो निश्चित तौर पर जिस एक बेहतर संबंधों की शुरुआत की गई है उसको और आगे लेकर जाएंगे ये संबंध। बिल्कुल, और हम कह रहे हैं कि मेडागास्कर का भी एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है। अगर इंडो पैसिफिक की बात की जाए, हिंद महासागर पूरे क्षेत्र की बात की जाए, हम जानते हैं कि भारत ने, निखिल, कई बार कहा है कि वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पर अपने आप को स्थापित कर रहा है, और इस पूरे एरिया में, पूरे जो हिंद महासागर का जो क्षेत्र है, इंडियन ओशन, उसमें एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पर खुद को भी स्थापित कर रहा है। और इसमें मेडागास्कर का भी बहुत ही अहम महत्वपूर्ण रोल है। हम जानते हैं कि जो जियो पॉलिटिक्स में और खासकर जियोग्राफी में मेडागास्कर पूर्वी अफ्रीका के तट पर स्थित एक द्वीपीय देश है, आइलैंड कंट्री है, और ऐसा कहा जाता है कि पूरी दुनिया में ये जो द्वीप है मेडागास्कर, वो एक चौथा सबसे बड़ा ये द्वीप है। और आप इन तस्वीरों के जरिए, अशोक सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, और आप लगातार बने हुए हैं, कि भारत की जो अफ्रीका आउटरीच है उसको, और साथ ही साथ हमने देखा कि बीते साल ही G20 में अफ्रीकन यूनियन को भी शामिल किया गया था G20 में। उस लिहाज से मेडागास्कर के साथ मुलाकात, वहाँ के राष्ट्रपति के साथ मुलाकात,
भारत का अफ्रीका आउटरीच और जो संबंध है मेडागास्कर के साथ, कैसे देखता आप इन तस्वीरों को? जी, बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, एक तो हमारा जो ग्लोबल साउथ के साथ हमारी जो बातचीत है, उनके साथ उनके जो मुद्दे हैं, उनके जो इंटरेस्ट हैं, उनके जो हित हैं, उनको आगे ले जाना, वो भारत ने इसको किया है। और भारत ने जब ये वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ 2 बार इसको ऑर्गेनाइज किया था, एक बारी 12 जनवरी को पिछले साल जब हमने G20 का लिया था, उसमें भी मेडागास्कर ने उसमें हिस्सा लिया था, भाग लिया था। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो भारत एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनकर उभरा है इस क्षेत्र में। और आप देखिए पिछले कुछ सप्ताह में जब से हूती रिबेल्स ने रेड सी में इतने जो अटैक करने शुरू कर दिए हैं, न केवल भारतीय मर्चेंट वेसल्स पर, परंतु दुनिया के और फ्लैग बेयरिंग मर्चेंट वेसल्स पर भारत ने हर का जाकर उनकी सहायता की है। और चाहे वो जो पायरेट्स हैं, उनको चाहे गिरफ्तार किया है या उनको भगा दिया है। तो मैं समझता हूं जो ये भारत का जो कद है, रुतबा है, ये बहुत आगे बढ़ा है और इसका एक बहुत ही अच्छा इंपैक्ट ये जो पूर्व अफ्रीका के जो देश हैं, मेडागास्कर उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आपको ये भी बता दूं, जो अभी हम इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस में गए थे, जिसमें डॉक्टर जयशंकर भी थे, ये पर्थ ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, वहां भी मेडागास्कर की विदेश मंत्री थी और उन्होंने भी बहुत उनकी और हमारे विदेश मंत्री की बड़ी अच्छी वहां पर मुलाकात हुई जी। तो मैं ये समझता हूं दोनों देशों में बहुत अच्छी समझ है, सूझबूझ है, अंडरस्टैंडिंग है, जो हम दोनों देशों को मिलकर और साथ ही साथ अशोक सर, हम जानते हैं कि ये जो मुलाकात हो रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अशोक जी, ये जो तस्वीरें हैं, उसके एक और मायने ये भी निकाले जाएं कि जिस तरह से जो गिरमिटिया मजदूर यहाँ से गए थे भारत से कॉलोनियल टाइम्स में, उसमें हम जानते हैं कि आज की तारीख में मेडागास्कर में बहुत सारे गुजराती व्यापारी वहाँ पे हैं और उनके साथ व्यापार बहुत अच्छे से कर रहे हैं मेडागास्कर में। तो ये भी कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि किस तरह से प्रधानमंत्री वहाँ पे मुलाकात कर रहे हैं वहाँ के राष्ट्रपति के साथ। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा है, क्योंकि एक तो हमने अपने जो प्रवासी भारतीय हैं उनके ऊपर हमने फोकस करना शुरू किया है। पहले थोड़ा बहुत होता था, परंतु जब से प्रधानमंत्री मोदी आए हैं तब से उनके ऊपर हमने बहुत ही ज्यादा ध्यान देना शुरू किया है और उनको अपनी डेवलपमेंट स्टोरी में, अपने जो कैसे प्रगति, भारत की प्रगति की जाए, उनको हमने इन्वॉल्व करने का प्रयास किया है। और इसमें ये जो गिरमिटिया लोग हैं जो आप कह रहे हैं, जो हमारा इंडेंचर्ड लेबर था, देखिए उसके ऊपर बहुत कम लिखा गया है, उसके ऊपर बहुत कम बात की गई है और मैं समझता हूं जो उसके ऊपर बात ज्यादा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो जिस प्रकार का उनको रवैया उनके साथ अपनाया गया जब वो ब्रिटिश लोग उनको लेकर गए वहां पर स्लेव्स की तरीके से, देखिए उन्होंने स्लेवरी तो बंद कर दी, परंतु उसकी जगह उन्होंने ये जो इंडिया इंडेंचर्ड लेबर है उसको वो ले गए और उसका उन्होंने प्रयोग किया, उसका उन्होंने इस्तेमाल किया और उनके मानव अधिकारों का कैसे उन्होंने हनन किया। ये मैं कहूंगा जो हमारे लोगों का टैलेंट है, रेजिलियंस है, रिजॉल्व है, जो वो किस हालत में वहां पर लेकर गए और अभी देखिए कैसे वो ओहदे पर पहुंच गए हैं इन देश में, चाहे वो सूरीनाम की बात कर लें, फिजी की बात कर लें या अफ्रीका में हो। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। और हमारे साथ यहाँ पर खास मेहमान डॉक्टर अंशु जोशी, प्रोफेसर स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ JNU, वो जुड़ गई हैं। डॉक्टर जोशी, बहुत स्वागत है आपका। और हम एक बार इस चर्चा में जब UAE के साथ भारत के संबंधों की बात करते हैं, जिस तरह से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया की किताब पर वक्त की कलम से भविष्य लिख रहे हैं भारत और UAE, किस तरह से देखती है इस रिश्ते को और किस तरह से आप परिभाषित करेंगी इस रिश्ते को? साथ ही साथ जो ये यात्रा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, कैसे देखेंगी इसको? सबसे पहले तो दूरदर्शन के माध्यम से मैं आज समस्त भारतवासियों को और UAE में रह रहे समस्त भारतवंशियों और हमारे माननीय प्रधानमंत्री को वसंतोत्सव की, वसंत पंचमी की शुभकामना देना चाहती हूँ। आज से भारत में वसंतोत्सव का प्रारंभ हो रहा है और वसंत ऋतु आते ही तन और मन प्रफुल्लित हो जाते हैं और यही जो ये प्रफुल्ल भाव है, ये देखिए हमें प्रधानमंत्री के चेहरे पर भी दिख रहा है और जो UAE के राष्ट्रपति हैं उनके चेहरे पर भी हमने कल देखा। और आज एक बड़ा इवेंट UAE में होने जा रहा है, जो वेस्ट एशिया का सबसे पहला
मंदिर जो है उसका उद्घाटन हमारे माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा होने जा रहा है, ये एक बहुत शुभ संकेत है। यदि हम भारत और यूएई के द्विपक्षीय संबंधों की ओर नजर डालें तो पुराने मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं, किंतु पिछले 2 सालों में इन संबंधों को नई रफ्तार मिली है, क्योंकि विगत वर्ष ही 5 बड़ी ऑफिशियल विजिट्स दोनों ही देशों की तरफ से हुई। और इसमें पिछले साल हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने अबू धाबी का दौरा किया और उनके इस दौरे में बड़े महत्वपूर्ण एमओयू, जिसमें सुरक्षा से संबंधित कुछ समझौते थे, ट्रेड से संबंधित कुछ समझौते थे, ऊर्जा सुरक्षा से संबंधित कुछ समझौते थे, और ये पेमेंट सिस्टम को लेकर के कुछ समझौते थे, ये सारे हुए। और फिर इसके बाद वहां के राष्ट्राध्यक्ष वाइब्रेंट गुजरात समिट में भाग लेने के लिए भारत आए, मेहमान बन के आए। फिर प्रधानमंत्री के इस एक कहीं ना कहीं निवेदन पर कि वहां एक मंदिर होना चाहिए, तो इस भव्य स्वामीनारायण मंदिर का निर्माण किया गया है यूएई के द्वारा। और हम देखें तो रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में पहली बार जनवरी 2024 में हमने राजस्थान में दोनों ही देशों के बीच मिलिट्री एक्सरसाइज होते हुए देखी। तो ये एक बड़ा शुभ संकेत है कि जो एक व्यापारिक संबंध थे वो अब कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि रक्षा के क्षेत्र में, सामरिक क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहे हैं। और हम अपनी डायस्पोरा भी देखें तो वहां बड़ी एक सुदृढ़ डायस्पोरा, भारतीय जो लोग हैं, भारतीय मूल के लोग हैं, वो वहां पर इस वक्त मौजूद हैं। और वो न सिर्फ यूएई की इकोनॉमी को, वो भारत की इकोनॉमी को भी एक नई रफ्तार दे रहे हैं, नई गति दे रहे हैं। तो ऑल इन ऑल जब हम देखते हैं, हम तमाम ये अलग अलग क्षेत्रों को जब हम जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं, तो यूएई और भारत के संबंध निश्चित तौर पर भविष्य की दृष्टि से मुझे सुनहरे नजर आते हैं। कल हमने देखा कि किस तरह से रुपी कार्ड का जो उद्घाटन है वो दोनों ही राष्ट्राध्यक्षों के द्वारा किया गया। इससे दोनों देशों में जो ये आम नागरिक हैं उनको एक दूसरे को पैसे भेज पाना सरल हो जाएगा। और इसी प्रकार से हम देख रहे हैं कि विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में भी दोनों देश साझेदार बनकर आगे बढ़ रहे हैं। हम ये भी देख रहे हैं कि भारत के लिए जिस प्रकार से यूएई एक बहुत महत्वपूर्ण देश है, यूएई एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर देश है भारत के लिए, यूएई के लिए भी भारत का एक बड़ा महत्व है सामरिक दृष्टि से। और यही कारण है कि जब दोनों ही देशों के बीच में वो विश्वास हम पुख्ता होते हुए देख रहे हैं, तो निश्चित तौर पर कूटनीतिक संबंध भी आगे जाएंगे। जी जी, निश्चित तौर पर आपने जिस विश्वास की बात कही एम्बेसडर सज्जनहार, वो विश्वास उसका जिक्र आपने भी किया था। 2014 में जब नरेंद्र मोदी की अगुवाई में ये सरकार बनी थी, तो आपको याद होगा कि एक बड़ा प्रश्न उठाया जा रहा था कि जो खाड़ी के मुल्क हैं, जो ये जो देश है यहाँ के, उनके साथ में संबंध शायद बहुत अच्छे ना रहे। लेकिन हुआ उसका बिल्कुल उलट। इस ट्रांसफॉर्मेशन को कैसे देखते हैं? पिछले 10 वर्षों में किस तरह से ये तस्वीर बदली है? क्या बड़ी वजह मानते हैं इसको? निखिल, बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी दी है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। और उसमें 2-3 चीजें मैं कहूंगा। एक तो है भारत की तरफ से हम उनके जो खाड़ी के देश हैं, यूएई है, सऊदी अरेबिया है, बहरीन है, ओमान है, उनके ऊपर हम ज्यादा तवज्जो देने लगे हैं, उनके ऊपर हम ज्यादा अपने संबंधों का ध्यान देने लगे हैं। पहले जैसे मैंने कहा, यूएई में 34 साल पहले एक भारतीय प्रधानमंत्री का वहां पर दौरा हुआ था। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी का 2015 में दौरा हुआ और उसके बाद 9 साल में वो ये 7वीं उनकी विजिट है। तो हमने बहुत ज्यादा वहां पर ध्यान दिया है। दूसरा, हमने ये समझा है कि ये केवल ट्रेड और इकोनॉमी के, निवेश और व्यापार के क्षेत्र में नहीं है, ये सामरिक क्षेत्र में हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि आतंकवाद हमारे लिए बहुत ही एक बड़ी चुनौती है। और जो ये देश थे, खाड़ी के देश थे, ये निखिल ये देखते थे भारत के साथ संबंधों को थ्रू द प्रिज्म ऑफ पाकिस्तान। और पाकिस्तान अपना हमेशा इस्लामिक कार्ड उसमें इस्तेमाल करता था। परंतु अब ये वाले जो देश हैं, चाहे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो, सऊदी अरेबिया हो, ओमान हो, बहरीन हो, ये सब देश अब मॉडर्नाइजेशन की तरफ आ गए हैं। ये इतने कट्टरवादी और इतने कट्टरपंथी नहीं हैं जो जिससे कि इस्लामाइजेशन अपना हो, फंडामेंटलिज्म हो, एक्सट्रीमिज्म हो, वैसा नहीं है। वो अपने देशों को मॉडर्न बनाना चाहते हैं। और इसमें वो देखते हैं जो अगर हमने आतंकवाद से लड़ाई करनी है तो भारत से अच्छा सहयोगी उनको और कोई नहीं मिल सकता है। इसीलिए भारत के साथ, जैसे अंशु ने अभी बड़ी अच्छी तरह बताया, जो यहाँ पर राजस्थान में हमारी एक्सरसाइजेज हुई और भी हमारे उन्होंने इंटरेस्ट जाहिर किया है।
जो भारत के कुछ वेपन सिस्टम्स हैं वो भी वो इंपोर्ट करना चाहते हैं। देखिए, मैं आपको एक और चीज इसमें बताता हूं, जो जब OIC का कुछ साल पहले 2018 में उन्होंने OIC, भारत उसका सदस्य नहीं है, हम सबको मालूम है जो 1969 में क्या हुआ था और कैसे भारत को वहां से अटेंड भी नहीं करने दिया था उस समिट को। परंतु इस बारी UAE ने 2018 में सुषमा स्वराज जी को वहां पर निमंत्रित किया, जो OIC के फॉरेन मिनिस्टर्स को आप आकर वहां पर एड्रेस करिए। पाकिस्तान के विरोध के बावजूद भी जी, पाकिस्तान के ऑपोजिशन के बावजूद उन्होंने कहा अगर आप भारत को बुलाएंगे तो हम नहीं आएंगे इसमें। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपकी मर्जी है, आप मत आइए। आखिरी बात मैं इसमें देखिए ये कहूंगा निखिल, जो जब G20 की मीटिंग हुई श्रीनगर में, कश्मीर में, तो वहां पर UAE के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो वहां पर उन्होंने पार्टिसिपेट किया, वो वहां पर आए। बहुत ही क्लियर सिग्नल था, बहुत ही क्लियर मैसेज था, जो वो पाकिस्तान का जो नैरेटिव है कश्मीर के बारे में वो उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और आखिरी चीज इसमें $5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट वो कर रहे हैं कश्मीर में, जम्मू कश्मीर टेरिटरी में। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर अंशु, जिस बात का जिक्र अशोक सज्जनहार कर रहे हैं कि जो एक ट्रस्ट डेफिसिट की बात लोग करते हैं, कुछ हमारे जो ऐसे पड़ोसी हैं जो कि कहते हैं कि इस तरह की चीज़ें नहीं है, लेकिन भारत उस डेफिसिट को बिल्कुल ही अपने पक्ष में लाया है और एक जो संबंध हैं विश्वास के आधार पर वो लगातार खाड़ी मुल्कों के साथ, न सिर्फ UAE के साथ बल्कि तमाम जो देश हैं उनके साथ बीते वर्षों में, अगर बीते 10 वर्षों की बात की जाए तो उसको स्टैब्लिश करने का काम भारत ने किया है। लेकिन मेरा थोड़ा सवाल इस पर रहेगा कि आतंकवाद को लेकर हम जानते हैं, और जिस बात का जिक्र अशोक जी ने किया कि जिस तरह से UAE ने जम्मू कश्मीर में इन्वेस्ट करने का फैसला लिया, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र में, हॉस्पिटल के क्षेत्र में, इन तमाम सेक्टर्स में UAE ने कहा है कि हम इन्वेस्ट करेंगे जम्मू कश्मीर में। और हम जानते हैं कि जम्मू कश्मीर 2370 से पहले वहाँ पे क्या हाल था और पाकिस्तान का वहाँ पे क्या कुछ रोल था। ऐसे में UAE का ये कहना कि हम वहाँ पे निवेश करेंगे, भारत आतंकवाद को लेकर हमेशा से ही इस बात को लेकर कहता रहा है कि इसकी परिभाषा एक तो डिक्लेयर कीजिए क्या होनी चाहिए, और आतंकवाद के हर स्वरूप का भारत ने हर मंच पर इसका विरोध किया है। ऐसे में UAE और भारत का आतंकवाद, टेररिज्म के परिप्रेक्ष्य में जो एक सोच है वो एक कहीं ना कहीं कॉमन सोच है, कैसे देखते हैं इस सोच को? बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी और प्रश्न है आपका, और एम्बेसडर सज्जनहार ने बहुत ही बढ़िया बिंदु हम सभी के सामने रखा कि UAE वो एक ऐसा खाड़ी मुल्क का देश था जिसने G20 के जब जम्मू और कश्मीर में हमने बैठक की तो वहां न सिर्फ पार्टिसिपेट किया, UAE ने अपना एक बड़ा इन्वेस्टमेंट जम्मू और कश्मीर में घोषित किया है। UAE के जो MR नाम का ग्रुप है वो वहां इंफ्रास्ट्रक्चर और हॉस्पिटैलिटी में निवेश कर चुका है। और इसमें मैं एक और बात जोड़ना चाहती हूँ कि हम इसकी टाइमिंग देखें। ये धारा 370 हटाने के बाद UAE द्वारा लिया गया निर्णय है, तो ये कूटनीतिक दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि आज UAE पाकिस्तान के नजरिए से भारत को नहीं देख रहा है। ये दोनों ही देशों के जो अपने द्विपक्षीय संबंध हैं वो अपने एक साझा ट्रस्ट पर खड़े हुए हैं और आगे बढ़ रहे हैं। अब आतंकवाद के मुद्दे पर आती हूँ। जो ये अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद का मुद्दा है, जब भारत इस आतंकवाद की और पूरे विश्व का ध्यान अपनी तरफ खींचने का प्रयास करता था, जो कुछ भी हमने जम्मू और कश्मीर में जो दंश झेला है स्वतंत्रता के बाद, हमने पूरे भारतवर्ष में जो अलग अलग टेररिस्ट अटैक्स झेले हैं, तब शायद दुनिया को ये समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जब 9/11 हुआ और अमेरिका ने जब आतंकवाद का दंश झेला और जब अमेरिका को समझ में आया कि किस प्रकार से ये कट्टरपंथी आतंकवाद पूरे विश्व में अपने पंजे फैलाकर किस तरह से न सिर्फ वैश्विक सुरक्षा और शांति के लिए गंभीर संकट उत्पन्न कर रहा है, इसकी वजह से जो ह्यूमन सिक्योरिटी है उस पर एक बहुत बड़ा खतरा है। और इसके बाद अमेरिका की अगुवाई में कहीं ना कहीं ये एक वैश्विक युद्ध छेड़ा गया आतंकवाद के खिलाफ। भारत इसमें एक प्रणेता बन के उभरा और पिछले कुछ समय में हमने देखा है कि UAE जैसे जो देश हैं वो भी भारत का बराबर इस एक मुद्दे पर साथ दे रहे हैं। और यहाँ बहुपक्षीय कोण से हमें देखने की आवश्यकता है, चाहे SCO का मंच हो, चाहे ब्रिक्स का मंच हो, चाहे G20 का मंच हो, चाहे I2U2 का मंच हो, UAE बराबर इस एक मुद्दे पर भारत के साथ हमें खड़ा हुआ नजर आता है। जी 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 निश्चित तौर पर एम्बेसडर सज्जनहार, एक विषय और भी है
जो विश्व सरकार शिखर सम्मेलन जिसमें प्रधानमंत्री का संबोधन भी रहेगा, कितना महत्वपूर्ण है ये? हमारे दर्शकों के साथ थोड़ा साझा करिए, ये सम्मेलन का महत्व क्या है, भारत की उसमें किस तरह से भूमिका है, क्या कुछ है, इस बारे में थोड़ा जानकारी साझा करिए। जी, बहुत ही महत्वपूर्ण ये शिखर सम्मेलन है और इसमें उनको न्योता दिया गया है। जो कतार के वाइस प्रेसिडेंट हैं, डिप्टी अमीर हैं, वो वहां पर आ रहे हैं, उनकी तरफ से उनको न्योता दिया गया है और आखिरी जो सेशन है उसमें वो कीनोट एड्रेस करेंगे। क्योंकि देखिए, भारत ने जो उपलब्धियां प्राप्त की हैं पिछले 10 साल में गवर्नेंस के क्षेत्र में, हमने अपना डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, फिनटेक के क्षेत्र में कैसे हमने चाहे दूर दराज जगह में जाकर हमने चाहे वो उज्ज्वला योजना से गैस सिलेंडर दिए हों, पानी दिए हों, घर आवास प्रधानमंत्री योजना की हो, बिजली वहां पर लाए हो, तो जो गवर्नेंस के इश्यूज हैं उसमें भारत ने बहुत ही उपलब्धियां हासिल की हैं। और अब मेरे ख्याल से ये समय आ गया है जो पूरी दुनिया को इसके बारे में और बताया जाए। G20 में भी हमने इसके बारे में इसके ऊपर काफी फोकस किया, परंतु ये वाला जो शिखर सम्मेलन है ये स्पेसिफिकली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस और उनके काम पर ये फोकस्ड है। और उसमें मैं समझता हूं जो भारत बहुत ही महत्वपूर्ण उसने उपलब्धियां की हैं और बहुत सक्सेसेस, अचीवमेंट्स हैं हमारी, जो कि हम साझा कर सकते हैं और पूरी दुनिया में इसका फायदा वो उठा सकते हैं। हमने तो पहले कहा था, जैसे जब कोविड-19 हुआ था, हमने करीब 100 देशों में 300 मिलियन वैक्सीन डोजेस दी थी और ज्यादातर वो हमने फ्री ग्रेटिस उनको दी थी। तो इसीलिए भारत का ये एक नजरिया है और ये एक तरीका है जो जब भारत ग्रो करता है, जब भारत की प्रगति होती है, तो वो केवल भारत के लोग, भारतवासियों के लिए फायदा नहीं होता, केवल भारतीयों को इसका इस उपलब्धियों का फायदा नहीं होता, परंतु जो हमारे पड़ोसी देश है, क्षेत्र हैं, उनको भी इसका फायदा होता है। आपको याद होगा जो हमने जब इसका 2021 में 16 जनवरी 2021 में हमने शुरुआत की थी अपने यहाँ वैक्सीनेशन की, और 4 दिन बाद 20 जनवरी 2021 में हमने चाहे बांग्लादेश हो, मालदीव्स हो, नेपाल हो, भूटान हो, सबको बड़ी मिलियंस में हमने वैक्सीन डोजेस दी थी। तो इसीलिए जो हमारा वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव और बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स हैं, वो भारत की कद को पूरी दुनिया में बहुत ऊंचा करते हैं और इसके बारे में पूरी दुनिया को बताना और जो दुनिया फायदा इसका ले सके, और मेरे विचार से वो बहुत ही अच्छा। जी डॉक्टर अंशु, जिस बात का जिक्र अशोक जी कर रहे हैं कि जो भारत का जो चाहे वो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, हमने देखा, चाहे वो फिनटेक की बात हो, यूपीआई हमने देखा, कल यूएई में भी इसकी शुरुआत हुई है, कोविन की बात कर ली जाए, इस प्लेटफॉर्म की बात कर ली जाए, तमाम देशों ने कोविड के दौरान इसमें इंटरेस्ट शो किया था। तो ये कुछ जो ऐसी गवर्नेंस की चीजें हैं कि भारत चाह रहा है कि इसका फायदा न सिर्फ भारत को मिले बल्कि बाकी दुनिया को भी इसका फायदा मिले। तो ये जो एक सोच है वसुधैव कुटुंबकम के जरिए कि ऐसी चीजें न सिर्फ भारत बल्कि भारत के जरिए बाकी देशों को भी मिले, इस सोच के लिहाज से ये जो समिट होने वाला है, इसको कि पीएम एड्रेस करने वाले हैं, कैसे देखते हैं इसको? आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात की चर्चा की कि भारत किसी भी क्षेत्र में जब काम कर रहा है तो वो ये नहीं सोचता कि इसका लाभ सिर्फ मुझे मिले। भारत बाकी के देशों को साथ में लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है और बहुत अच्छी बात है कि आज के समय भारत को अपनी तरह जो दूसरे देश हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं और सकारात्मक बदलाव वैश्विक गवर्नेंस की दृष्टि से हम यदि देखें तो चाहते हैं, तो भारत के साथ खड़े हैं। और इसी एक पूरे जब हम चर्चा में विज्ञान और तकनीकी के कहीं ना कहीं प्रयोग को, उसके उपयोग को देखते हैं, तो तकनीक का एक बहुत बड़ा हाथ एक भविष्य परक दृष्टि से अलग अलग क्षेत्रों में बदलाव लाने में रहा है
और भारत इसका भी प्रणेता बनके उभरा है। नवाचार को भारत ने अपने हर एक क्षेत्र में, हर एक नीति में स्थान दिया है और इसी नवाचार की प्रवृत्ति के साथ भारत दूसरे देशों के साथ आगे बढ़ रहा है। यूएई के साथ भी भारत ने कई ऐसे समझौते पिछले साल किए, इस साल किए, जिसमें ग्रीन एनर्जी को लेकर के, क्लीन एनर्जी को लेकर के, करेंसी सेटलमेंट को लेकर के, पेमेंट और मैसेजिंग सिस्टम्स को लेकर के भारत ने कुछ बड़े काम करने शुरू किए। इनोवेटिव हेल्थ केयर की दृष्टि से हम देखें तो दोनों ही देश साथ में आगे बढ़ रहे हैं। और इस दृष्टि से जो ये समिट हो रहा है जिसमें कि 6 थीम्स हैं, तो इसमें भविष्य की दृष्टि से चाहे गवर्नेंस हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या रोल रहने वाला है, भविष्य का समाज कैसा रहने वाला है, भविष्य की शिक्षा कैसे होने वाली है, भविष्य का सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसा रहने वाला है, इसको लेकर के तमाम जो लीडर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस समिट में चर्चा करेंगे। तो इसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री के जो भी विचार है वो जाना तो महत्वपूर्ण रहेगा ही। बाकी के जो सदस्य देश हैं जो इसमें शिरकत कर रहे हैं, उनके लीडर्स किस तरह से भविष्य के विकास को देखते हैं, ये भी जानना बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं यही समय है, सही समय है। तो मुझे लगता है कि बाकी के लीडर्स भी इससे सहमत होंगे और ये एक नवाचार की दृष्टि से आगे बढ़ने में अपना कहीं ना कहीं भरोसा भारत पर जताएंगे। जी, निश्चित तौर पर आपने सही कहा कि यही समय है, सही समय है। एम्बेसडर सज्जनहार, एक विशेष चीज़ की चर्चा जो कल से लगातार हो रही है, वो जो यूपीआई की बात जब चल रही है दोनों देशों के बीच में, उसको जोड़ने की, जब भारत में यूपीआई की शुरुआत की गई थी तो बड़े संदेह की दृष्टि से उसको देखा जाता था और ये भी एक बड़ा प्रश्न उठाया जा रहा था कि किस तरह से उसको विदेशों में आगे लेकर जाने की कोशिश की जाएगी। अब यूएई में जो इसका एक तरह से कहीं ना कहीं मॉडल बनता हुआ नजर आ रहा है, जिस तरह से रुपे कार्ड, डेबिट कार्ड्स को आपस में जोड़ने के लिए और जयवान जो आपस में जोड़ने की कवायद शुरू की गई है, अब घर बैठे बैठे वहां से जो पैसे भेजे जा सकते हैं, वो कितना महत्वपूर्ण आपको लग रहा है? देखिए, मैं समझता हूँ बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे हम पहले बात कर रहे थे, जो करीब 35 लाख लोग हैं भारतीय मूल के यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, पूरे अगर खाड़ी देशों में देखा जाए तो करीब 8 साढ़े 8 मिलियन, मतलब 80-85 लाख लोग हैं और वो बहुत अपने देश से जुड़ा रहना चाहते हैं। जो कि रेमिटेंसेस की हमने पहले बात की थी, जो यहाँ पर करीब 18-20% हमारी जो रेमिटेंसेस आती हैं पूरे दुनिया से, वो 18-20% यूएई से आती हैं। तो मतलब ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर हम किसी और वेस्टर्न यूनियन या किसी और बैंक जी अशोक जी, एक बेहद महत्वपूर्ण खबर आ रही है महत्वपूर्ण, हाँ बिल्कुल, कृषि जो किसान आंदोलन है उससे जुड़ी खबर आ रही है। लगातार जो मंत्री हैं वो किसानों के साथ बातचीत करने के लिए लगातार बढ़ रहे हैं और इस सबके बीच में केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने किसानों से यह आग्रह किया है कि बातचीत के जरिए ही तमाम समस्याओं को सुलझाया जा सकता है। आप आगे आइए, बातचीत कीजिए, बातचीत के मेज पर आइए, हम आपसे बातचीत करने के लिए तैयार हैं और आपकी जो भी समस्याएं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी पॉइंट्स हैं, वो हमारे सामने आप रखिए और हम उसका समाधान करें। क्या कुछ कहा मंत्री ने, आइए आपको सुनाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये भी असीम ज़रूर अपने दर्शकों को ये बता दें कि लगातार जो बात कही जा रही है वो ये कहा जा रहा है कि वार्ता की मेज पर आइए, क्योंकि बातचीत से ही कुछ हल निकलेगा। उसका जो तरीका है वो बातचीत का, उन्होंने कहा कि चाहे आप उसके लिए लघु समितियां बना ले, समूह बना ले, 2 लोग, 4 लोग, 6 लोग। उसके पहले भी आपको याद होगा कि चंडीगढ़ में जब बातचीत करने के लिए 4 केंद्रीय मंत्री वहां गए थे तो उस दौरान भी ये बार बार बात करने की कोशिश की जा रही थी। इसमें कई सारे सवाल दरअसल एक के बाद एक उठाए जा रहे हैं कि क्या बातचीत करना भी चाह रहे हैं, क्योंकि अगर वो मंशा है उस पर सवाल उठाए जा रहे थे। लेकिन फिलहाल बार बार सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि बातचीत की टेबल पर आइए, वार्ता कीजिए और समस्याओं का, जो भी आपकी अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान वार्ता के जरिए ही निकलेगा। मैं निवेदन करूंगा सारे किसान संगठनों से, जो भी इस समय इस तरह की बातों को लेकर, जिससे कि समस्या का समाधान के रास्ते मजबूत हो सकता है, उसके अनुसार पहल करें, बातचीत के माध्यम से समाधान ढूंढे और उसमें सरकार पूरी तरीके से तत्पर है, प्रतिबद्ध है और इस बात का ध्यान रखें कि आम आदमी को कठिनाई ना हो। तो आम आदमी को कठिनाई ना हो, इस बात की भी चिंता सरकार को है और केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार प्रशासनिक तरह से पूरी तौर पर सक्रिय है। उन्होंने कहा कि किसान अपनी बात रखे, सरकार समाधान ढूंढेगी।
जो भी अपनी बातों को रचनात्मक सकारात्मक सोच के साथ रखना चाहता है रखे और हम समाधान ढूंढें। तो हमने सबसे बातचीत की, कई लोगों ने इन सारे विषयों पर अपनी सहमति दी कि हाँ ये सरकार ठीक कर रही है, सरकार क्विक एक्शन ले रही है, सरकार एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से एक्टिव है। पर इस बात से तो वो भी इस बात को मानते हैं कि किसान संगठनों के जो प्रतिनिधि होने चाहिए, पिछले जो कमेटी बनी थी उसमें उन्होंने नाम नहीं दिया। अब उस समय ये बातें सामने आई कि 3 की संख्या कम थी तो हम 6 कर सकते थे, हम बात कर सकते थे और कुछ, क्योंकि संगठनों के प्रतिनिधि ही होंगे, पूरा संगठन के दृष्टि से तो नहीं होगी। तो आम जनजीवन को बाधित ना करें, ये कृषि मंत्री ने साफ तौर पर कहा। अर्जुन मुंडा ने कहा कि जो कानून बनाने की बात है उसमें सभी ऐसे विषयों पर ध्यान रखना जरूरी होता है जिससे कठिनाई ना हो। हमने कहा है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के काम हैं उसको हम त्वरित गति से निष्पादित करते हुए लोगों को हम ये भरोसा देना चाहते हैं कि उसमें कहीं सरकार पीछे नहीं है, त्वरित निष्पादन करेंगे और कर रहे हैं। लेकिन जो कानून बनाने की बात होगी उसमें सभी ऐसे विषयों पर ध्यान रखना जरूरी होता है जिससे कि कठिनाई ना हो और जो भी कुछ हम करना चाहते हैं वो अच्छे ढंग से हो, अच्छे के लिए हो। तो इस बात पर हमें और चर्चा इसलिए करने की आवश्यकता जरूरी है क्योंकि इसके पहले भी इस तरह की जब बातें आई तो उसमें किसान संगठनों के प्रतिनिधि के माध्यम से चर्चा करने की बात की गई, लेकिन उसमें किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने योगदान नहीं किया।